Let's start with the last topic of this chapter, that is polyhalogen compounds. इस टॉपिक में हमें पॉली मीन्स मैनी और हैलोजन मतलब जो भी हमारे हैलोजन ग्रुप्स है, तो एक से ज़्यादा हैलोजन अटैच होंगे ऐसे कंपाउंड्स हमको स्टडी करने हैं. हमने एल्कील हैलाइड स्टडी किया, इसमें सिर्फ एक ही हैलोजन था. अरील हैलाइड में भी हमने जब बात की तो हियर इज ऑल्सो वन हैलाइड. ओके, पॉली हैलोजन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक से ज़्यादा हैलोजन एटम अटैच होंगे और ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स. इसमें हमें 6 कंपाउंड स्टडी करने हैं और मोस्टली हमको यहाँ पर सिर्फ उसकी यूजेस ही देखने हैं. नीट और जेई लेवल में इसमें थोड़े प्रिपरेशन और कुछ चीज़ें आती है स्पेशली, दैट विल सी इन वन सेपरेट क्लास. बट यहाँ जो है हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट के हिसाब से इसकी यूजेस ही इंपॉर्टेंट है. Okay, some advantages and some uses. Okay, so let's start with first polyhalogen compound, that is dichloromethane. Dichloromethane तो क्या होता है कि हमारा मीथेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. मीथेन में 4 हाइड्रोजन है. ओके, तो इसमें 2 हाइड्रोजन जो है ये क्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये कंपाउंड बिकेम डाइक्लोरोमीथेन. ये होगा आपका डाइक्लोरोमीथेन. ओके, और इसको मेथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं. मेथिलीन क्लोराइड जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था जेमिनल और विसिनल का, ऐसा कार्बन जिसको दोनों भी ग्रुप दोनों हैलोजन कंपाउंड सेम कार्बन पे अटैच है, तो उसका क्लास उसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड. और उसका जो जनरल नेम था दैट इज मेथिलीन क्लोराइड. ओके, उसमें हम YLE लगाते हैं. सो मेथिलीन क्लोराइड, डाई वर्ड हम यहाँ यूज़ नहीं करते. सो फर्स्ट यूज़ है इसका डाइक्लोरोमीथेन का, ये IUPAC नेम है, दिस इज जनरल नेम मेथिलीन क्लोराइड. फर्स्ट यूज़ है इसका एज ए सॉल्वेंट. जनरली इसको एज ए सॉल्वेंट करके यूज़ किया जाता है. इट इज़ कॉमनली यूज एज ए पेंट रिमूवर. जो पेंट वगैरह हम अप्लाई करते हैं उसको रिमूव करने के लिए एज ए सॉल्वेंट इसको हम यूज़ करते हैं. जैसे नेल पेंट रिमूवर होता है वैसे ही ये नेल पेंट रिमूवर में जनरली एसीटोन को यूज़ करते हैं. और जो पेंट होते हैं जो हम अलग अलग जैसे कि हाउस होल्ड पर्पज़ में या कहीं और चीज़ों में जो पेंट यूज़ करते हैं उसको रिमूव करने के लिए एज अ सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन का यूज़ किया जाता है. देन सेकंड, इट इज़ यूज एज अ प्रोपेलेंट इन एरोजोल. एरोजोल जो होते हैं, जो स्प्रेसिंग बॉटल जिसमें होती है, जिसमें स्प्रे वाला सिस्टम होता है. ओके, तो उसमें हमें क्या करना होता है, प्रेशर क्रिएट करना होता है. वी हैव टू प्रेस इट. ओके, और सो दैट उसके अंदर का कंटेंट बाहर आएगा, तो प्रोपेल करेगा, उसके अंदर का कंटेंट क्या होगा, बाहर आएगा. ओके, तो बाहर आने के लिए उसके अंदर हमको क्या डालना होता है, प्रोपेलेंट डालना होता है. तो एज अ प्रोपेलेंट डाइक्लोरोमीथेन को यूज़ करते हैं हम बहुत सारे ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग्स मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चरिंग में एज अ सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन को यूज़ किया जाता है. देन मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, मेटल को क्लीन करने के लिए फिनिशिंग एज अ फिनिशिंग सॉल्वेंट को इसको यूज़ करते हैं. देन जनरली मेथिल क्लोराइड ह्यूमन बीइंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये बहुत हार्म करता है. हमारे डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये अफेक्ट करता है, जो हम ब्रेन बोलते हैं, हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये अफेक्ट वेरी बैडली अफेक्ट करता है. तो इसीलिए ये हमारे लिए मतलब हमारे लिए हार्मफुल है. अगर इसका स्मॉल अमाउंट भी एयर में है, लो अमाउंट में भी अगर ये एयर में आ जाता है, ओके, तो इसकी वजह से ह्यूमन में हियरिंग और विजन लॉस हो सकता है. ओके, स्लाइटली हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सुनने में प्रॉब्लम आएगी, दिखाई देने में प्रॉब्लम आएगी. ओके, ओनली बिकॉज ऑफ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन एयर. और अगर हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एयर में आ जाता है इसका, ओके, तो इसमें क्या होता है, डिजीनेस होता है, नौशिया होता है, चक्कर आती है, जो मज्जी मचलना जिसको हम कहते हैं नौशिया, टिंगलिंग, नमनेस, ये सारी चीज़ें, फिंगर एंड टोज जैसे नम हो जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें होगी अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन एयर में बढ़ता है. देन इसका स्किन के ऊपर भी बहुत डायरेक्ट इफेक्ट होता है. अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो इवन इसमें बर्निंग हो जाती है, हमारी स्किन जैसे बर्न हो जाती है और उसमें रेडनेस, माइल्ड रेडनेस हो जाता है. और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट आई के साथ आता है तो कॉर्निया बर्न हो जाएगा, हमारा विजन जो है वो लॉस हो सकता है. ओके, सो दीज ऑल आर द यूजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. हमारा नेक्स्ट पॉलीहैलोजन कंपाउंड है ट्राइक्लोरोमीथेन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म. ट्राई है मतलब 3 क्लोरीन ग्रुप इस कार्बन में अटैच है, मीथेन में अटैच है. तो ये इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CHCl3. ओके, और
क्लोरोफॉर्म ये उसका जनरल नेम है और ट्राइक्लोरोमीथेन ये उसका IUPAC नेम है। अब इसका कॉमनली यूज़ एज ए सॉल्वेंट करके किया जाता है फॉर फैट्स, अल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस के लिए एज ए सॉल्वेंट इसको यूज़ करते हैं। इसका जो मेजर यूज़ है एज ए रेफ्रिजरेंट, मीन्स रेफ्रिजरेंट जो होते हैं हमारे, जो कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। कूलिंग के लिए हम कहाँ में यूज़ करते हैं? AC में, देन वी कैन से रेफ्रिजरेटर में। ओके, तो यहाँ पर जो हम कूलिंग के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ मेड फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड दे आर नोन एज देयर कॉमन नेम और यू कैन से कमर्शियल नेम इज़ फ्रियॉन्स। ओके, और फ्रियॉन्स के प्रोडक्शन में एज ए रिएक्टेंट, फ्रियॉन्स के मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है एज ए रिएक्टेंट क्लोरोफॉर्म को बेसिकली मोस्टली। और फ्रियॉन का भी कौन सा ग्रेड? R22, ये जो ग्रेड है एज ए रेफ्रिजरेंट करके इसको हम यूज़ करते हैं और इसको बनाने के लिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट यूजेस, इसको पहले काफ़ी समय पहले या हाँ इसको एज ए एनेस्थेटिक करके यूज़ किया जाता है। एनेस्थेशिया ड्यूरिंग सर्जरी, ऑपरेशन के ड्यूरिंग जो किसी पार्ट को हमको एनेस्थाइज करना है तो क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया जाता है। इवन क्लोरोफॉर्म का हमने बहुत सी बार बहुत छोटे मोटे मूवीज़ में बोलो या बहुत सारी जगह हमने सुना है कि कुछ परफ्यूम टाइप स्प्रे कर देते हैं हैंकरचीफ के ऊपर और उसको स्मेल दे देते हैं पर्सन को, तो पर्सन गेट एनेस्थाइज, उसको होश नहीं रहता है। तो वहाँ पर जो यूज़ करते हैं, दैट स्प्रे करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट क्लोरोफॉर्म। तो बट नाउ डेज एनेस्थेशिया में क्लोरोफॉर्म को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये इसका जो अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये टॉक्सिक है और इसीलिए क्लोरोफॉर्म की बजाय नाउअडेज सेफर एनेस्थेटिक से क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस कर दिया गया है जो कि ईथर है। ईथर को हम वहाँ यूज़ करने लगे एज कम्पेयर टू क्लोरोफॉर्म, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के इनहेलेशन से इवन क्या होता था, अगर डोज ज़्यादा हो जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन भी हो जाता था। ओके, सो दैट्स वाई क्लोरोफॉर्म को अब एनेस्थेशिया में यूज़ नहीं करते, उसको सेफर एनेस्थेटिक से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। देन अगर नियर अबाउट हम 900 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द एयर का जो भी हम मिलियन लेंगे, 1 मिलियन ले रहे हैं सपोज एयर का जो भी अमाउंट है, उसके 900 पार्ट्स पर मिलियन अगर हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म एयर में है और उतना हम शॉर्ट टाइम में ब्रीथ कर लेते हैं तो हमें क्या क्या हो सकता है? हमें डिजीनेस हो सकता है, हमें फटीग हो सकता है, हमें हेडेक हो सकता है। ये सारे साइड इफेक्ट है क्लोरोफॉर्म के। देन सेकेंड, अगर क्रोनिक एक्सपोजर होता है, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग समय तक अगर हम कंटिन्यूस क्लोरोफॉर्म के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, बाई एनीवे किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। हमारा लीवर क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। द रीज़न क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म की हमने एक रिएक्शन देखी है कि क्लोरोफॉर्म जो है ये मेटाबोलाइज्ड होता है और ये काय में कन्वर्ट होता है? फॉस्फेन में। और फॉस्फेन इज ए टॉक्सिक गैस। फॉस्फेन कैसी गैस है? टॉक्सिक गैस है और वो लीवर किडनी को अफेक्ट करती है और स्किन के ऊपर बड़े बड़े सोर्स ऐसे प्रोड्यूस हो जाते हैं उस वजह से। ओके, स्किन क्लोरोफॉर्म के कंटिन्यूस यूज़ है। ओके, सो दैट्स वाई इसका यूज़ जो है बहुत ही कम किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी डेंजरस साइड इफेक्ट एंड ड्यू टू टॉक्सिसिटी। देन क्लोरोफॉर्म को एयर के प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म एयर के प्रेजेंस में क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म आ जाता है तो एयर में उसका अपने आप ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शन दी हुई है, क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा एयर के साथ, जिसको हम कह रहे हैं और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, तो ये क्या करता है? क्लोरोफॉर्म को काय में कन्वर्ट कर देता है? फॉस्फीन गैस में। काय में कन्वर्ट करता है? फॉस्फीन गैस में। अब देखेंगे फॉर्मूला में क्या चेंज हो रहा है। यू कैन सी हियर, ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो रहा है ऑक्सीजन से और एक क्लोरीन भी यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल के हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये बनेगा COCl2, दैट इज फॉस्फीन एंड इट इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस एंड इट इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिल क्लोराइड। इसका जनरल नेम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड एंड कॉमन नेम जो है दैट इज फॉस्फीन और ये वेरी पॉइजनस होता है। ओके, सो दैट्स वाई ऑल्सो क्लोरोफॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता और इसीलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर के बॉटल में रखा जाता है। एम्बर कलर बॉटल में क्लोज स्टॉपर्ड बॉटल जो होती है, ओके, उसी के अंदर इसको रखते हैं और इस तरह
इस तरह से रखते हैं कि उसके अंदर जो एयर है, क्योंकि आप बॉटल फिल करने के बाद ऊपर क्या होती है, रिमेनिंग पार्ट में एयर रहेगी, उस एयर को भी रिमूव करना होता है। अगर एयर के साथ ही अगर हम उसको क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, तो क्या होगा, अगेन ये रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगी, फॉस्जीन उसमें बन जाएगा, हमारा क्लोरोफॉर्म नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस, वी हैव टू रिमेंबर कि क्लोरोफॉर्म को जब भी स्टोर करना है तो क्लोज कंटेनर में करना है, दूसरा डार्क कलर के बॉटल में होना चाहिए, लाइट के प्रेजेंस में, मतलब लाइट की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, और जितनी भी एयर उस कंटेनर में है दैट यू हैव टू रिमूव, एयर को आपको बाहर निकालना है, तभी आप इसको प्रॉपर्ली स्टोर कर पाएंगे। ओके, सो दिस प्रिकॉशन यू हैव टू टेक व्हाइल स्टोरिंग क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट पॉलीहेलोजेनेटेड कंपाउंड है हमारा ट्राइआइडोमीथेन। अगेन सेम कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म के जैसा ही, सिर्फ वहाँ पे हैलोजन हमारा चेंज हो रहा है। तीन हैलोजन है, लेकिन अब यहाँ पे हैलोजन कौन सा हमारा, आयोडीन, तो कार्बन, इसका जो फॉर्मूला होगा CH3। ओके, तो मीथेन के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए बाय आयोडीन ग्रुप और द कंपाउंड बिकम ट्राइआइडोमीथेन एंड जनरल नेम इज आइडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म है वैसे ही आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म को जनरली यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। इसको क्या यूज किया जाता, एंटीसेप्टिक करके यूज करते थे। बट नाउ डेज क्या हो गया कि जो एंटीसेप्टिक में क्या होता है कि आयोडीन जो है, जब हम इसको एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते थे तो इसमें से फ्री आयोडीन जो है ये लिबरेट हो जाता था, निकल जाता था, और उस वजह से फिर वो आइडोफॉर्म में नहीं रह पाता था, क्योंकि आइडोफॉर्म का क्या फॉर्मूला है, CHI3। और अगर इसमें से आयोडीन I2 निकल गया तो क्या बचेगा, CHI, मतलब आयोडीड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी फिर उतनी रहती नहीं है। देन इसका एक जो स्मेल है दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, ऑब्जेक्शनल स्मेल जिसको हम कहेंगे, और इसीलिए इसके जो इसकी जगह अदर आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड से हमने इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। तो इसकी जगह फिर हम टिंचर आयोडीन यूज़ करते हैं। टिंचर आयोडीन आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं दर्द वगैरह होता है तो एक ब्राउन कलर का, जैसे डेटॉल सैवलॉन होता है, उससे हम क्लीनिंग करते हैं हमारे जो ज़ख्म हुई है उसको, तो सेम सिमिलर एक ब्राउन कलर का लिक्विड होगा दैट इज कॉल्ड एज टिंचर आयोडीन, और उसको एज एंटीसेप्टिक पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। दैट इज योर ट्राइआइडोमीथेन, जनरली नोन एज आइडोफॉर्म। नेक्स्ट पॉलीहेलोजेनेटेड कंपाउंड इज टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन नाम से समझ में आ रहा है 4 क्लोरीन ग्रुप है हमारे इस मीथेन में, मतलब कार्बन में के सारे हाइड्रोजन का ऐसे रिप्लेस हो गए हैं, क्लोरीन से रिप्लेस हो गए हैं, तो वी कैन इसका IUPAC नेम है टेट्राक्लोरोमीथेन। 4 क्लोरीन ग्रुप है। ओके, नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन पे सारे अटैच है, तो टेट्राक्लोरोमीथेन, और जनरल नेम होगा इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कॉमन नेम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और IUPAC नेम टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका अगेन यूज़ होता है एज ए रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट। जो एरोजोल्स होते हैं, एरोजल कैन होते हैं, जो अस्थमा के जो पंप्स होते हैं उसमें, या जो हम स्प्रे यूज़ करते हैं, ओके, स्प्रे करने के लिए जो भी कैन्स होते हैं हमारे, उसमें एज ए प्रोपेलेंट, और कूलिंग पर्पज़ में जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जैसे कि फ्रेऑन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसको हम कहते हैं, ओके, जो AC और रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ओके, देन एज ए फीड स्टॉक इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगेन जो मैंने आपको पहले बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये हमारा एज ए प्रोपेलेंट, एज ए रेफ्रिजरेंट करके यूज़ होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की सिंथेसिस में एज ए फीड स्टॉक, मतलब बेसिक मटेरियल का ये काम करता है। और अदर केमिकल्स बनाने में भी, जैसे कि कुछ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रग्स है, एज ए जनरल सॉल्वेंट करके भी इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व होते हैं, तो एज ए सॉल्वेंट करके भी इसको यूज़ करते हैं। देन इट इज़ यूज एज ए डीग्रीसिंग एजेंट। ग्रीस होता है ना जो शटर में होता है, या ऑयल मशीन में ऑयलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें वो ग्रीस अगर कहीं लग जाता है और वो रिमूव करना है, तो दैट यू कैन ईजिली रिमूव विद द हेल्प ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो डीग्रीसिंग एजेंट करके इसको यूज़ करते हैं। स्पॉट रिमूवर, वही जो स्टेन लग गया है, कुछ दाग लग गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये ऑयली गंदगी को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, और एज ए फायर एक्सटिंग्विशर करके भी इसको यूज़ किया जाता है। देन इसका साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा, इसके भी साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। अगर इसका एक्सपोजर कंटिन्यूस होता है तो लीवर कैंसर होता है जनरली ह्यूमन में। ओके, तो इसलिए इसको प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। जो कॉमन इफेक्ट है इसके एक्सपोजर की वजह से, दैट इज़ डीजीनेस, लाइट हेडनेस,
नौशिया एंड वोमिटिंग, ओके। और अगर कंटिन्यूस अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो परमानेंट डैमेज हो सकता है नर्व सेल्स को, हमारे नर्व जो सेल है नर्व सेल्स उनको ये परमानेंटली डैमेज कर सकता है। अगर हम सीवियर केसेस की बात करें तो इसके कुछ रैपिड इफेक्ट, जो इफेक्ट कैन लीड रैपिडली टू स्ट्यूपर, कोमा और अनकॉन्शियसनेस और इवन डेथ भी हो सकती है। सीवियर इफेक्ट की बात करें कि सडनली कुछ ट्रिमर हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि पर्सन डायरेक्टली कोमा में चला जाएगा, अनकॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस लूज कर देगा, और समटाइम्स डेथ कैन आल्सो ऑकर ड्यू टू लार्ज एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देन नेक्स्ट, इसका जो एक्सपोजर है इसकी वजह से डेफिनेटली हार्ट बीट जो ये इरेगुलर हो जाती है। ये कि जैसे ही कांटेक्ट में आता है इससे हार्ट बीट डेफिनेटली इरेगुलर हो जाएगी, हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है तो इवन डेथ हो सकती है, हार्ट अपना काम करना रोक भी सकता है। देन नेक्स्ट इज़ ये केमिकल बहुत इरिटेट करता है आइज़ के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, और इसका जो सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में हेल्प करता है। ओजोन लेयर को ये क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, इनडायरेक्ट वे से है, लेकिन इसका इफेक्ट हो रहा है। कैसे, हमने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, जो हम एसी में या रेफ्रिजरेशन में हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बनाने के लिए कौन लग रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब अल्टीमेटली ये भी एटमॉस्फेयर में आएगा, और एटमॉस्फेयर में आएगा तो CFC की वजह से क्या डिप्लीट हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो अगेन क्या होगा, ह्यूमन ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे एंटर कर है, और जिस वजह से स्किन कैंसर, आई की डिसीजेज बढ़ रही है, उसके डिसऑर्डर हो रहे हैं, और इम्यून सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ह्यूमन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ह्यूमन ज़्यादा उसका एक्सपोजर नहीं बेयर कर सकता, ओके। तो ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन में भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। देन next polyhalogenated compound that is freon. This is most commonly used compound, okay, और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ये कॉज करता है और बहुत डेंजरस है ये, लेकिन इसके जितने एडवांटेज है उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी उतने ही ज़्यादा है। तो ये फ्रियॉन्स जो है ये कमर्शियल नेम है, मार्केटेड नेम है, एक्चुअली केमिकली ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कंपाउंड ऑफ मीथेन और इथेन होता है, और मतलब इसमें कार्बन जो होता है एक तो मीथेन रहेगा या फिर इथेन रहेगा, इससे ज़्यादा कार्बन नहीं होता है इसमें, और दिस इज़ कॉल्ड एज जनरली फ्रियॉन्स। इसका नेम क्या है, फ्रियॉन। ये जो है एक्सट्रीमली स्टेबल है, ये किसी और के साथ रिएक्ट भी नहीं होता, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोजिव एंड इजीली लिक्विफाइबल गैस है। इसके एडवांटेजेस हम बात करें कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं होता, टॉक्सिसिटी भी नहीं है और करोजिव भी नहीं है, तो और इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस भी हमको नहीं रहनी है। तो इसीलिए इसके एडवांटेजेस, मैंने पहले बोला था एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है, तो एडवांटेजेस की वजह से इसको यूज़ किया जाता है। देन जो कॉमनली यूज फ्रियॉन है हमारा, जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ होता है दैट इज़ फ्रियॉन 12, और उसका फॉर्मूला है CCl2F2। मतलब अगर हम इसका नाम लिखने जाएंगे तो डाइफ्लोरोमीथेन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, 2 क्लोरीन ग्रुप इसको अटैच है और 2 फ्लोरीन ग्रुप अटैच है, ओके। और अल्फ़ाबेटिकली आपको पता है IUPAC में पहले क्लोरीन आएगा, तो 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो, 2 फ्लोरीन इसलिए डाइफ्लोरो, और 1 कार्बन है इसलिए मीथेन, ओके। तो ये उसका IUPAC नेम होगा, डाइफ्लोरो मीथेन, ओके। सो ये जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज फ्रियॉन है, इंडस्ट्री पर्पज़ में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, और इसका जो नेम है कमर्शियल नेम दैट इज़ फ्रियॉन 12 है। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए अभी हमने इससे पहले वाले कंपाउंड में देखा कि किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेट्राक्लोरोमीथेन से इसको बनाया जाता है। बाय विच रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन और फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन हमने देखी थी, जिसमें फ्लोरीन को हम डालते हैं क्लोरीन ब्रोमीन को, और आयोडीन को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय फ्लोरीन ग्रुप, ओके। सो यहाँ पर टेट्राक्लोरोमीथेन की हेल्प से हम स्वाट रिएक्शन से क्या बना सकते हैं, फ्रियॉन्स को बना सकते हैं। देन इसका जो यूज़ है एज ए एरोजन प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इन सारे पर्पज़ में होता है। देन जो टोटल फ्रियॉन का जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइज, ओके, बाय 1974 अगर हम बात करें तो टोटल फ्रियॉन का प्रोडक्शन वर्ल्ड में जो है वो अबाउट 2 बिलियन पाउंड्स एनुअली है, पर ईयर
2 बिलियन पाउंड फ्रीऑन का यूज़ होता है। ओके, और मोस्ट ऑफ द फ्रीऑन जो है ये काय में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है और कूलिंग के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ एसी में, एयर कंडीशनिंग में यूज़ करता है इसको। ओके, तो क्या होता है कि रेफ्रिजरेशंस के ड्यूरिंग हम इसको यूज़ करते हैं तो इसमें से गैसेस जो बाहर निकलती है, क्योंकि अंदर कूलिंग होगा तो बाहर हॉट गैसेस निकलेगी, तो ये जो गैसेस है ये कहाँ पर आती है, एटमॉस्फेयर में आती है और ये अनचेंज फॉर्म में रहती है, वो जैसे कि वैसे रहती है एटमॉस्फेयर में, और ये कहाँ एंटर करती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है और स्ट्रेटोस्फीयर में ये क्या करेगा, फिर ये जो फ्रीऑन है ये फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन कैरी आउट करेगा। ओके, और उस वजह से फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन की वजह से नेचुरल ओजोन का जो बैलेंस है ये क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। पता है आपको ओजोन का जो ब्रेकडाउन, हमने ये रिएक्शन पहले भी की थी, ओजोन का ब्रेकडाउन O2 और O, इसमें O ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में हो जाता है, फिर वापस ये फ्री रेडिकल अटैक करता है CFC पे से, इस तरह से हमने वो रिएक्शन स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली रेडिकल चेन रिएक्शन शो करता रहेगा एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा। ओके, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है और इसीलिए कहते हैं कि फ्रीऑन का यूज़ लिमिटेड ही करना चाहिए, क्योंकि इससे पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से UV रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं, तो डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है। देन लास्ट कंपाउंड ऑफ दिस पॉलीहैलोजेनेटेड कंपाउंड जो है दैट इज़ DDT, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ DDT और इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ध्यान देंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। डी स्टैंड फॉर डाइक्लोरो, सेकेंड है हमारा डाइफेनिल एंड T फॉर ट्राइक्लोरो इथेन कंप्लीट। ओके, सो अब इसका यहाँ स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 फेनिल रिंग दिख रही है और इसके कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे क्या अटैच है, क्लोरीन ग्रुप अटैच है, इसीलिए हमने P और P डैश पैरा पैरा। ओके, क्लोरीन ग्रुप अटैच है और ये हो गया हमारा 2 क्लोरो हो गए इसको अटैच, फिर 2 फेनिल ग्रुप अटैच हो गए इसको, डाइक्लोरो डाइफेनिल हो गया ये, और उसके बाद ये कार्बन और ये एक कार्बन, तो ये क्या बन गया, इथेन हो गया। और इस वाले कार्बन पे आप ध्यान देंगे, इस वाले कार्बन पे कितने क्लोरीन है, 3, तो ये हो गया ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर, तो ये हो आपका DDT का स्ट्रक्चर। अब DDT को फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड करके डिस्कवर किया गया इन द ईयर 1873। क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को, इंसेक्ट को किल करने के लिए इसको यूज़ किया गया। देन पॉल मूलर को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन और फिजियोलॉजी में फॉर हिज डिस्कवरी। ओके, इन 1948। अब DDT का यूज़ डे बाय डे क्या होने लगा था, वर्ल्ड वाइज बहुत ज़्यादा होने लगा था। पहले इसका जो इफेक्ट था, यूज़ ऑफ DDT इंक्रीज कब होने लगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मॉस्किटोज जो जिस वजह से मलेरिया स्प्रेड हो रहा था, टाइफाइड स्प्रेड हो रहा था, तो उसके अगेंस्ट में इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा था। ओके, तो दैट्स वाई इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। लेकिन आफ्टर उसके कंटिन्यूस यूज़ के बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी उसकी समझ में आने लगी कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है और यू कैन से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो फिर इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी मिले। सो फिर इसके बाद इसका यूज़ क्या होने लगा है, डिक्रीज होने लगा। नाउ डेज इट इज़ बैन इन वेरियस कंट्रीज, बट सम पार्ट ऑफ पर वर्ल्ड के कुछ पार्ट में अभी भी इसको यूज़ किया जाता है। देन बहुत सारी स्पेसीज क्या होगी इंसेक्ट की, इन्होंने DDT के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लिया है, तो इस वजह से भी इसका यूज़ क्या हो गया, कम होने लगा। और इसको हाईली टॉक्सिसिटी, मतलब अगर फिश वगैरह के साथ ये कांटेक्ट में आ जाता है DDT, क्योंकि क्या होता है कि हम इंसेक्टिसाइड जनरली स्प्रे करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, और फिर वाटर के थ्रू वो सॉइल में जाता है, सॉइल से वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, फिर सॉइल से वाटर पोल्यूशन, और वाटर फिर सभी बॉडी से कलेक्ट होके पहुंच जाता है बिगर वाटर बॉडीज़ की तरफ, और फिर वहाँ पर जो फिशेस के साथ अगर ये कांटेक्ट में आ जाता है तो ये वेरी डेंजरस है, हाईली टॉक्सिक है फॉर फिशेस। ओके, सो केमिकल स्टेबिलिटी जो है इसकी, केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT और इसकी फैट सोल्युबिलिटी जो है, ये 2 प्रॉब्लम की वजह से
ये कंपाउंड हमारे लिए बहुत हार्मफुल साबित हुआ है। ओके देन क्योंकि ये फैट में इजीली सॉल्युबल हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये डिकम्पोज नहीं होता आसानी से, तो लॉन्ग समय तक रहेगा और ये प्रॉब्लम कॉज करेगा। और DDT जो है ये इजीली मेटाबोलाइज नहीं होता, एनिमल्स इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो इस वजह से क्या होता है वो फैटी टिश्यूज़ में स्टोर हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और फिर वहाँ डिपॉजिट हो गया तो फिर उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हमको देखने मिलेंगे। अगर हम कंटिन्यूस इसको लेते रहेंगे, इंजेक्शन इसका होता अगर रहता है स्टेडी रेट पे, मतलब कंटिन्यूसली, तो बॉडी क्या करती है, DDT बिल्ड्स अप विद इन द एनिमल ओवर टाइम। मीन्स हम बोल सकते हैं कि DDT का इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है उसमें बॉडी के अंदर कि वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। और DDT का जो यूज़ है बहुत सारे, मैंने पहले भी बताया कि इसका यूज़ जो है यूनाइटेड स्टेट में तो 1973 में ही बैन हो गया था, और अभी भी कुछ पार्ट में ये यूज़ होता है। ओके दो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी इसको एज ए इंसेक्टिसाइड करके कुछ पार्ट में यूज़ किया जाता है। ओके तो एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैप्टर में कवर की पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है।